जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो हमने थ्योरी पढ़ ली थी कार्टेशियन की। स्क्वायर रूट पढ़ना था पहले, लेकिन अपने पास रजिस्टर नहीं था तो उसको मैंने जो है नहीं पढ़ाया, ध्यान नहीं रहा, दिमाग छोड़ गया। इसलिए रजिस्टर रखते हैं ताकि सीक्वेंस पता रहे कि हाँ किस तरीके से क्या टॉपिक चीजें पढ़ानी है अपने। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो ये है, इफ Z1, Z2, Z3, Z4 are the vertices of a parallelogram, then prove that। ऐसे क्वेश्चन पता है आप लोगों को 10th में भी मिल जाते हैं, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं होते, है ना। Z1 प्लस Z3 इक्वल टू में Z2 प्लस Z4, ये अपन को प्रूफ करना है ना। तो Z1, Z2 और Z3 और Z4 ये क्या है, वही वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया और ये क्या हो गया, Z4 हो गया, है ना। ठीक है, तो ये वर्टाइसेस हैं। तो अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है और इन दोनों का भी मिड पॉइंट होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है भाई मिड पॉइंट दोनों डायगोनल का, क्योंकि दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। आप काफी पहले से थ्योरी पढ़ते आ रहे हो। तो Z1 और Z3 का जो मिड पॉइंट होगा Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, क्या वही मिड पॉइंट Z2 और Z4 का होगा? बिल्कुल होगा भाई, है ना। तो Z2 प्लस Z4 अपॉन में कितना हो जाएगा ये भाई 2, 2 से 2 गए और आप देख सकते हो प्रूफ हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई खास दम होती ही नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है, और देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई खास बात है नहीं है ना। तो वो आप लोग निपटा लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन एक आध मिलेगा आपको, PYQ में नहीं है, आपको उसमें मिल जाएगा MCQ में, है ना। चलो नेक्स्ट। अब अगर यदि मान लो आपको क्या निकालना हो भाई, लोकस निकालना है ना। तो जब भी लोकस फाइंड करना हो तो बोले लोकस निकालो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आ जाए तो अपन लोग Z की प्लेस में क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई। मतलब जिसका लोकस निकालना है उसकी प्लेस में अपन लोग क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई। वो बोले कि p का लोकस निकालो भाई, तो p को अपन लोग x, y नहीं लेते थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे Z का लोकस बोलेगा तो अपन Z की प्लेस में क्या ले लेंगे, x प्लस आई वाई। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इफ मॉडुलस में 2z माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू में कितना हुई 4, देन फाइंड लोकस ऑफ z। और आपको नेचर भी बताना है कि उसका नेचर क्या है। तो अपन लोग क्या करेंगे, z की यहाँ पे x प्लस आई वाई ले लेंगे, है ना। तो मॉडुलस में 2 इंटू में x प्लस आई वाई और -1 और प्लस आई इक्वल टू 4। तो आप जानते ही हो कि रियल वाला अलग और इमेजिनरी वाला अलग, तभी मॉडुलस निकलेगा। तो ये 2x हो गया रियल वाला और यहाँ से -1 ले लिया, और यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, आई कॉमन ले लेंगे तो 2 का y में करेंगे 2y, और यहाँ से आई गया तो 1 और आई कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, इक्वल टू में 4। तो आप लोग देख सकते हैं काफी सिंपल सी चीज है। अब मॉडुलस निकालना है तो रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले का स्क्वायर। तो अंडर रूट में रियल वाला कौन है भाई 2x माइनस 1, और इमेजिनरी वाला कौन है 2y प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में 4। अब अपन लोग अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देंगे। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूंगा, ठीक है, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना भाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो जरा यहाँ पे एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन कैसे पता चला। आप देख लो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी वही है जो y का है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, है ना। तो बस वो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है। अपन ने पढ़ा भी था, सर्कल की इक्वेशन होती थी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। हालांकि आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इस वजह से। तो एक्चुअल में ये सर्कल बनेगी, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लोकस। और वो अगर नेचर ऑफ लोकस पूछे तो आपका नेचर ऑफ लोकस क्या हो जाएगा, सर्कल। ठीक है, हालांकि इसको पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन जो है ना आए नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पढ़ा दिया। नहीं तो मैं पहले इसकी थ्योरी बताता, पहले ही बता देता कि ये सर्कल ही है, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता इतना। लेकिन अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे,
लेकिन पूछ लिए तो इसलिए आपको लोकस जो है पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं बस वही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू में 1 एंड w इक्वल टू में z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1, फाइंड द लोकस ऑफ w, है ना भाई। तो देखो एक बार w का लोकस निकालना है आपको, तो अपन लोग w को क्या ले लेंगे भाई, x प्लस आई वाई। जिसका लोकस निकालना हो उसको x प्लस आई वाई लेना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको किसका लोकस निकालना है भाई, w का। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने, हमें तो मॉडुलस ऑफ z दिया हुआ है ना यहाँ पे, है ना। तो हमें यहाँ से z की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो पहले z की वैल्यू निकाल लो। तो w इक्वल टू में है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। जब भी ऐसा दिया हो तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओ, जल्दी होता है। तो इसके अकाउंट में कुछ नहीं है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन कंपोनेंट डिविडेंडो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपकी भी आदत लगे। तो w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1, ये कंपोनेंट डिविडेंडो लगा रहा हूँ। इधर भी वही z प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, ये कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर देंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही काम दोनों तरफ किया है। तो w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 इक्वल टू में 1 से 1 गया 2z, और यहाँ पे z से z गया, लेकिन -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 से 2 गया। इस माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 w माइनस 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस w में। तो ये आपकी z की वैल्यू हो गई। अब आपको गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z कितना है भाई, 1 है ना। तो यहाँ पे z की जो हमने वैल्यू निकाली उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितनी हो जाएगी ये 1 प्लस w अपॉन में 1 माइनस w इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस वाले केस में अपन लोग सेपरेटली मॉडुलस ले सकते हैं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। तो 1 प्लस डब्ल्यू का मॉडुलस अलग, मैग्नीट्यूड अलग, और इसका मैग्नीट्यूड अलग ले लेंगे, और ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब आप w की जगह पे x प्लस आई वाई रख दो, तो 1 प्लस x प्लस आई वाई हो जाएगा ये, है ना। इधर भी रख देंगे तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई, है ना। अब मॉडुलस निकाल लो, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काय में स्क्वायर रूट में जाएगी ये वाली चीज, और यहाँ पे भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये रियल वाला पार्ट है, और इमेजिनरी वाला पार्ट कितना, माइनस वाई का स्क्वायर वैसे ही प्लस होने वाला है। अपन लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, और फॉर्मूला ओपन कर देंगे, इसका अंडर रूट खत्म हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यही करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना, वाई स्क्वायर। जो निपट रहे हैं निपटा दो, एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, तो आपको -2 से आगे प्लस का, तो 4x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, है ना। ये आपका आंसर हो गया। x इक्वल टू 0 मतलब क्या, आपकी जो लाइन आई है वो कौन सी एक्सिस की आई है, इमेजिनरी एक्सिस। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 मतलब आपका जो लाइन है वो y एक्सिस आई है, और y एक्सिस यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो हम उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ये आपका लूकस हो गया। या तो वो यही दे रहा होगा x इक्वल टू 0, या फिर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में दे रहा होगा x एक्सिस y एक्सिस रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो आपको इमेजिनरी एक्सिस आंसर देना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी एक्सिस होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे लोकस के, तो मैंने आपको ये मैंने तो बता ही दिए, और भी है सिंपल से ही है, आप लोग कर ही लोगे, है ना। मॉडुलस की ज्यादातर मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन थोड़े सिंपल कैटेगरी के आए हुए हैं सॉल्व करने वाले, है ना। तो मैं थोड़ा सा लेवल वाला करा देता हूँ, सिंपल वालों से आप लोग निपट लेना, है ना। PYQ में मिल जाएंगे आपको, और लेवल 1 में भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑल दी, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टफ करा रहा हूँ, मिक्स ऑफ फॉर्मेट में, मॉडुलस और आर्गुमेंट का मिक्स ऑफ फॉर्मेट। आपके एग्जाम में जो है वो सीधा सीधा आता है, बिल्कुल सिंपल वाला जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। तो फाइंड आउट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, जहां पे डाउट है पूछ लेना, है ना भाई, मैं तो भाग रहा हूं बस। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन
मॉडुलस में z माइनस आई इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू में पाई बाई 2, ठीक है ना। तो देखें, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आर्गुमेंट सॉल्व करना चाहिए अगर यदि एंगल आपका पाई बाई 2 या पाई या 0 है ना, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया कंडीशन मिलेगी यहाँ से। अगर आपका आर्गुमेंट पाई बाई 2 या फिर पाई या 0 है ना, तो आपको बहुत बढ़िया कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले मैं इससे चलता हूँ। उसने बोला फाइंड आउट ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन, मतलब आपको z निकालने हैं जो वो सारे z निकालने हैं जो इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो z को मैं लेट कर लेता हूँ x प्लस आई वाई, है ना। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अच्छा, पाई बाई 2 एंगल कब आता है? जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाली लाइन पे और वो भी ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कितना आएगा? पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, है ना भाई। और इधर जो है इस लाइन पे कौन जीरो हो जाता है आप लोग जानते ही हो, इस लाइन पे x जीरो हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, इसका आर्गुमेंट निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई आपको? tan इनवर्स, है ना। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 2 पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू में कितना हुई? पाई बाई 2, ठीक है। और tan को उधर ले जाएंगे हम, तो y अपॉन x इक्वल टू tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है भाई? tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मींस 1 अपॉन 0, 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और x का 1 में करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया, जो कि मेरे को डायरेक्टली दिख रहा था कि x इक्वल टू 0 आने वाला है। तो ये तो सॉल्व करना फालतू का टाइम पास है। यहीं पे मैंने बता दिया था कि देखो y एक्सिस यानी कि x 0, मतलब आपका जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो गया भाई? z इक्वल टू में कितना? आई वाई, क्योंकि x 0 हो गया। तो आपको सिर्फ y की अकेले वैल्यू निकालनी है और आपका काम हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? जो मॉडुलस दिया है ना, इसमें अपन लोग z की प्लेस में आई वाई रख देंगे। तो मॉडुलस में z माइनस आई इक्वल टू 1 दिया है, और z की प्लेस में मैं आई वाई रख देता हूँ, माइनस आई ऑलरेडी है इक्वल टू में 1। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो पहले i कॉमन ले लो, 0 प्लस आई कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे एक ही रियल वाला पार्ट 0 है, तो अंडर रूट में 0 का स्क्वायर, और इमेजनरी वाला पार्ट y माइनस 1 है इक्वल टू में 1, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू में प्लस माइनस 1, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू 2 हो गया, और y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 लिया तो y इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा कितना? z इक्वल टू में 2i, और एक मिल जाएगा z इक्वल टू में 0, ठीक है। तो मेरे ये दो आंसर हो जाएंगे। उसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल, फाइंड आउट ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस सेटिस्फाइंग दी कंडीशन, है ना। तो भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, लेकिन z इक्वल टू 0 आप लोग ईमानदारी से बताएं, क्या z इक्वल टू 0 जो है इस वाली कंडीशन को वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ मेरे को? क्योंकि इसमें आप एंगल निकाल के देखो, ये तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये ऑरिजिन पे आ गया, जबकि पाई बाई 2 होने के लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो y एक्सिस पे होना चाहिए, है ना भाई। यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी आपके एंगल पाई बाई 2 होंगे, लेकिन ऑरिजिन पे एंगल आपका पाई बाई 2 नहीं रह जाता है। ऑरिजिन का एंगल जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गया तो आप एंगल जो है नॉट डिफाइंड निकलेगा, क्योंकि वो ऑरिजिन से ही आपको एक्स एक्सिस से एंगल निकालना और आपका पॉइंट ये है, तो बताओ आप एंगल कैसे निकालोगे? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यार आपका एंगल, है ना भाई। तो इसीलिए ओरिजिन मतलब z इक्वल टू 0 का जो आर्गुमेंट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा था। तो मेरा इकलौता आंसर मिला मुझे z इक्वल टू में 2i, 2i रख के देख लो, ये वेरीफाई कर जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़े से और टफ कैटेगरी के, तो अपन लोग उन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही अपने एग्जाम में जो है ना ये चीजें आती नहीं है, और मैं तो एक्स ही पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी लोकस के क्वेश्चन है तो आप लोग ने पढ़ लेना। तो अगले पे आते हैं अपन लोग, पोलर फॉर्म। स्क्वायर रूट रह गया, याद है मेरे को, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले अपन ये अब फॉर्म स्टार्ट करे हैं तो ये मैं निपटाई दूं, है ना, फिर स्क्वायर रूट पे जाएंगे, क्योंकि अपने एग्जाम में देखो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है कि स्क्वायर रूट का आगे चल के यूज हो। हाँ, अगर यही वाली क्लास होती, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले। हाँ वो तो बहुत बाद में आएगी, वो बहुत बाद चैप्टर का एंड है, वो बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट है। उससे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं भाई, कुछ चीजें जेई लेवल तक लेके गया वो तुम लोगों के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में,
तो कॉमन सॉल्यूशन पूछ लिया, है ना। वैसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, अच्छा होता है वो, टफ नहीं है बट अच्छा टाइप है, बढ़िया टाइप है, मतलब मजा जाता है उसमें, वहां पे मजा आएगा काफी पढ़ाने में। यही तो समझ में नहीं आता यार एनडीए वालों का, कुछ चीजें सिंपल पूछ लेते हैं, कुछ चीजें टफ, टफ ही कर दो, इससे अच्छा सब कुछ सब पढ़ाना पड़े। चलो नेक्स्ट है पोलर फॉर्म। हालांकि इसका भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, लेकिन अपन लोगों को आगे चल के जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें पोलर फॉर्म का यूज होगा, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। हालांकि मैं उन क्वेश्चंस को, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, डीमैगर्स थ्योरम जो है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, लेकिन आप अगर यदि नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैं क्वेश्चन निपटा दूंगा, क्योंकि मैं डीमैगर्स थ्योरम से क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता, वो लेंथी कर देती है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी कर देती है, इसलिए मैं डीमैगर्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व कराता हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देखना कि उसने कितना लेंथी सॉल्व किया हुआ है, और मैं आपको देखो कितनी शॉर्ट में सॉल्व करके बताऊंगा एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, जो डीमैगर्स से भी सॉल्व हो जाता है। जितने भी डीमैगर्स के क्वेश्चन है वो सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हो जाते हैं, है ना, जितने भी हैं। तो बहुत काम की चीज है वो, बहुत बढ़िया चीज है, तो अपने को पढ़ना है। चलो देखें, पहले पोलर फॉर्म पढ़ लेते हैं, तभी अपने को कौन सी चीज समझ में आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, तो सेकेंड है हमारा पोलर फॉर्म। ये अब स्टार्ट कर दिया इसलिए पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर रूट रह गया है तो उसको अपन लोग पढ़ते हैं बाद में। तो पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होता क्या है भाई, है ना। पोलर फॉर्म मतलब हमारा z जो होगा वो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो थीटा है ना, वो थीटा जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ z। आपको तो पता ही है एम्पलीट्यूड क्या है, ये मैंने पढ़ाया था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, है ना। इसलिए काफी काम की चीज है, जो अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पढ़ी थी वही चीज यहाँ पर लगने वाली है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड का मैंने आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपके एग्जाम में टिपिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपका दिमाग खराब भी नहीं करना चाह रहा था, है ना। तो एम्पलीट्यूड में और भी फॉर्मूलेज होते हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, छोड़ के अपन लोग आगे बढ़ गए थे। तो क्या है ये आया कैसे भाई, थीटा तो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट है, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो ये चीज प्रूव करते हैं। हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था वो पढ़ा था z इक्वल टू में x प्लस आई वाई, ये प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये आया कैसे। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन लोग, x प्लस आई वाई यानी कि x y हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा है, तो आपको पता ही है कि ये थीटा होता है ना। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे हो जाएगा y, ये x, और ये आपका r होता है जो कि होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको अपन मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, r निकलेगा, और वही मॉडुलस ऑफ z भी कहलाता है। तो ये जो आपको, उसमें एक मिनट यहाँ पे मैं r लिखना भूल गया, है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने r लिखा हुआ है तो वो यही मॉडुलस ऑफ z है, चाहो तो इसको मॉडुलस ऑफ z भी लिख लो, लेकिन बुक में जनरली r ही लिखा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हम कैसे बनाएंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे आप जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल, आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और sin थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आ गया। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, x की वैल्यू क्लियरली दिख रही है कि r cos थीटा जाएगी, पुट कर दो यहाँ पे, तो z इक्वल टू में r cos थीटा x की प्लेस में, और y की प्लेस में कितना जाएगा यहाँ पे r sin थीटा, तो i r sin थीटा, है ना। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है ना भाई। तो ये हो गई मेरी कहानी पोलर फॉर्म की, तो प्रूफ भी हो गया, काफी सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो ये पोलर फॉर्म होता है। अब जैसे कि कोई बोले अपन लोगों से कि 2 माइनस 2√3i, अब वो बोले इसको कन्वर्ट करो आप लोग किसमें, पोलर फॉर्म में, तो कैसे करोगे, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक तो r जो कि मॉडुलस ऑफ z होता है, तो काफी इजीली निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर करेंगे, r मतलब वही अंडर मॉडुलस ऑफ z निकाल रहे हैं ना, वही देखो वही फॉर्मूला है। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना भाई 3, 4 3 12 और 12 और 4 16, 16 मतलब 4 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये r आ गया। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी होगी, उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ये देख लो x ग्रेटर देन 0 है और y कितना है लेस देन 0 है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आपको देखना है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए।
एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एम्पलीट्यूड होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट नहीं निकालते, यहाँ पे ध्यान रखना, हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे सभी जगह पे। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की कहानी वहीं पे खत्म हो गई थी, अब सिर्फ एम्पलीट्यूड में बातचीत होगी भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस में y अपॉन x, तो y कितना है -2√3 और अपॉन में x कितना है 2, ठीक है। 2 से 2 गया, मॉडुलस जो है वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन होता है 5/3, है ना। तो ये आपका अल्फा आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस अल्फा, यानी कि -5/3। तो आपका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा देखें, तो आपका पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू में r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस यहाँ पे आपको r और थीटा की वैल्यू रखनी है, तो r कितना हो गया आपका भाई 4, और थीटा कितना है -5/3, cos ऑफ -5/3 और प्लस i ऑफ sin -5/3, ठीक है। बस ये हो गया आपका फाइनल, ठीक। इसको आप अगर थोड़ा सा और वेरी मतलब जो है सॉल्व करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। बस इसके आगे वैल्यू मत रख देना, अगर आप वैल्यू रखोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे z इक्वल टू में 4 cos ऑफ माइनस थीटा को लिख दिया प्लस का cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा को लिख दिया ना माइनस sin थीटा, ठीक है। बस इसके आगे सॉल्व मत करना, नहीं तो आप जो है वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब आप क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें अपने को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के जो क्वेश्चन है जो जेईई को कराते हैं, तो मैं आप लोगों को वो नहीं कराऊंगा, अपने एग्जाम्स में यहाँ पे ज्यादा डिटेल में चीजें पूछी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन करा के मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट चीज है एक्सपोनेंशियल, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली आपके यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आप लोगों को जो कराऊंगा वो इसी मेथड से कराऊंगा, एक्सपोनेंशियल से। रीजन क्या है कि मैं वो डी मैवर थ्योरम से थोड़ी सी नफरत सी करता हूँ, उसका रीजन यही है कि वो लेंथी कर देती है क्वेश्चंस को, कि आप बार बार इतनी बड़ी बड़ी चीज लिखो। भाई एक्सपोनेंशियल लिखना ज्यादा इजी है क्योंकि हम उसको जल्दी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन जो है ना एक्सपोनेंशियल से कराता हूँ। जनरली बुक्स में जो क्वेश्चन है ये वाले आप लोगों को डी मैवर से सॉल्व किए हुए दिए रहेंगे। जनरली क्या मैं तो बोलूंगा कि 99% केस में ऐसे ही करते हैं, वो बहुत ही कम है कि वो एक्सपोनेंशियल से कर दें, ठीक है। आपके एनडीए में तो एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मेरे को। तो देखें आप लोग, इसको एक्सपोनेंशियल पे ही जाना है, बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना, मैं शुरू से ही मना कर रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों लेंदी को ही पकड़ते हैं, तो आपको शॉर्ट मेथड देखनी है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी वजह से मुझे कार्टेशियन और पोलर फॉर्म पढ़ाना पड़ा, ठीक है। दूसरी मेथड को नहीं, इस मेथड को पकड़ो भाई, ये मेथड काफी बेटर है, इसको पकड़ो, इस मेथड को पकड़ो भाई, ठीक है। जब भी आपको चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में नजर आए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सॉल्व करना है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में दिख रहा है, हाँ मॉडुलस ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं निकालना, उस केस में आप लोग इस पे चले जाओ, है ना। तो आप लोग क्या करें, अपने क्वेश्चंस को चाहो तो एम्पलीट्यूड निकालना हो तब भी आप इस मेथड पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो एम्पलीट्यूड और मॉडुलस की तो खुद की ट्रिक होती है, तो आप उनसे निपटा सकते हैं क्वेश्चन, है ना भाई। लेकिन जब आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है ना, और आपको चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में दिख रही हैं, दो भी दिख रही हैं तब भी, और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं तब भी, आपको भाई इसी प्रोसेस को पकड़ना है, एक्सपोनेंशियल पे ही जाना है। अब एक्सपोनेंशियल होता क्या है देखें, तो एक्सपोनेंशियल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। सिस को अपन लोग बोलते हैं, इसको कैपिटल में भी लिख देता है वो कई बार, सिस ऐसा जनरली वैसे ही लिखता है, स्मॉल आई बनाएगा और सी और एस कैपिटल में बनाएगा। सिस का मतलब होता है भाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिस को मैं सी प्लस आई एस भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सी प्लस आई एस, एक ही चीज है ना, सिस बोल दो या सी प्लस आई एस बोल दो,
इसको अपन लोग ये लिख सकते हैं, ये जनरली इसको लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। देखो ये शॉर्टकट है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं लिखने की, है ना। ये चीज आपको बुक में भी मिल जाएगी देखने को। तो सिस, जब भी आपको सिस मिले कभी क्वेश्चन में तो घबराना मत, उसका मतलब यही होता है। नहीं तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, वो सिस लिख देता है और अब आप सोचते हो कि भाई ये पता नहीं क्या दे दिया, ये तो हमारे सिलेबस की चीज नहीं, जबकि है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी माइनस आई एस, तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर आपको दे दे वही कितना, वो माइनस सी प्लस आई एस, तो फिर आपको जो चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, ध्यान से सुनना, ये चीज काफी अलग होने वाली है। अच्छा एक चीज और, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई ऑफ साइन माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगल में माइनस आएगा। ये मत सोचना कि साइन में के लिए माइनस दे रहा हूँ, वो बात अलग है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा लिख के कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मान लो बाई चांस आ जाए तो क्या करेंगे। ये वाली जो कहानी है जो मैं अगली वाली बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी थ्योरी है ना। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, जिसको हम चाहें तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, और जो आपको ज्यादा सिंपल लगेगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर ये वाला सिंपल है ना। तो हाँ बिल्कुल, ये वाली चीज ज्यादा सिंपल है ना। और लास्ट वाली चीज है माइनस टी। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, जो चीजें ये वाली लिखी हुई है और ये लिखी हुई है, ये सिंपल होती है। अगर आप ये चीज पढ़ेंगे ना तो आपको डर लगेगा थोड़ा सा, सर ऐसे कैसे ध्यान में रखें हम कि यही वाला एंगल लेना है। तो आपको देखो वो वाली चीज देखो और इसको देखो, आपको काफी सिंपल लगेगा। इसका मतलब कॉस माइनस में लेना है और साइन प्लस में लेना है। देखो ये हालांकि रटने वाली चीज है, लेकिन एक्चुअल में होता ही है, ठीक है। तो अपन को क्या करना, अपन को तो अपना काम चलाना है, तो भाई यही वाली चीज पढ़ो ना, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर माइनस सी माइनस आई एस आ जाए तो इसका मतलब होता है कॉस 180 प्लस थीटा और प्लस आई साइन 180 प्लस थीटा। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम तो ये पढ़ेंगे, ये ज्यादा सिंपल लगेगा। देखो दोनों पे नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव आएंगे, मतलब माइनस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा। तो आप तो ये वाला पढ़ो जिन पे गोले लगे हुए हैं ना, ये आपको सिंपल लग रहे होंगे, ये और ये डायरेक्टली आ जाते हैं, और ऊपर वाला तो सिंपल है ये, है ना। अच्छा कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कोई कंफ्यूजन? नो सर ठीक है एकदम। ठीक है।